हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जैसा कि हम अपने प्लेलिस्ट के अनुसार चल रहे हैं, जो मैंने इंडेक्स बनाया था उसके अनुसार। तो अब हम अगला टॉपिक जो है कि संविधान की प्रस्तावना देखेंगे, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मैं बता दूं कि जो प्रस्तावना है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रस्तावना के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं कि आखिर में प्रस्तावना होती क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं। तो प्रस्तावना मतलब समझ लीजिए जो हमारा संविधान है उसका एक परिचय है। मतलब समझ लीजिए कि टेलर ऑफ मूवी है, जो कि आप देखते होंगे कि जब मूवी बनती है तो उसके पहले एक छोटी सी क्लिप रिलीज होती है उस मूवी की, जिसको हम टेलर बोलते हैं। उसमें शुरू से अंत तक उसमें ओवरव्यू एक ही वीडियो में, छोटे से वीडियो में दे दिया जाता है कि मूवी में क्या क्या अंदर है। तो आप बस उसी से समझ लीजिए कि जो प्रीएम्बल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय होता है। तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है उसको समझने के लिए हम जो प्रीएम्बल है उससे समझ सकते हैं थोड़ी देर में उसको पढ़ के, कि आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा। उसी को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, काफी अच्छे से इलोबरेट किया गया है उसमें। और सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में यह था। तो जो भी व्यू है हम विश्व से देख के ही लिए हैं, वो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा कि जो भी चीज हम अपने संविधान में इम्प्लीमेंट करते थे तो वो काफी विश्व से सीख के यहाँ पे लाते थे। तो ये हम अमेरिका संविधान से अपने संविधान में लाए। तो अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि मतलब प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है, कैसे प्रस्तावना का जो वर्ड है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारी काफी सारी क्वेश्चनें आती हैं, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रस्तावना में ये शब्द है कि नहीं। और प्रस्तावना में जो ये शब्द है समाजवाद जैसे लोकतंत्र, और ये कहाँ पे है, फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में। तो ये याद रहेगा तो काफी सारी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी होगी आप लोगों को। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि भारत के लोग ही हैं वो सारे शक्तियों के स्रोत भारत के लोग हैं। और संविधान भी लोगों द्वारा बनाया गया है, और लोकतंत्र जो होता है वो भी जनता का ही शासन होता है। जो भी चीजों का स्रोत है तो वो भारत के लोग ही हैं। और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को समाजवादी आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के दृष्टिकोण दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 से मतलब अंगीकृत करते हैं। तो ये है पूरा प्रीएम्बल। तो इसको आप याद करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में ये वर्ड है या नहीं है। ये वर्ड है तो फिर दूसरी जगह कहाँ पे है। तो अब हम चलते हैं और एक एक जो वर्ड है इसमें का उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये वर्ड है क्या। लोकतंत्र गणराज्य सामाजिक समानता पंथ निरपेक्ष, तो ये सब जानना काफी जरूरी होता है। और ये मैं बता दूं कि ये वर्ड अपने आप में बहुत बड़े वर्ड हैं, और इन पे जो होता है कि काफी देर तक का डिस्कशन किया जा सकता है। एक वर्ड पे 10-10 घंटे का डिस्कशन हो सकता है। तो उतना हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। हमें इन वर्ड की समझ होनी चाहिए कि इस वर्ड का मायने क्या है। जब कहीं आप और दूसरे क्लासेज में जाइएगा तो 4-4 घंटे एक ही वर्ड पे इस पे डिस्कशन होता है। तो अब हम चलते हैं और वर्ड को धीरे धीरे समझते हैं। संप्रभुता जो सोवरेनिटी है, इसके बारे में हम पहले समझते हैं कि ये क्या है। तो भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है और ना किसी देश का हमारे पर दबाव है। सोवरेनिटी मतलब होता है कि हम अपना निर्णय में लेने के लिए हम किसी के दबाव में नहीं है, या मतलब हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। हम किसी के दबाव में कोई काम नहीं करेंगे और ना ही हम पे कोई दबाव बना सकता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि अभी हमने रूस से S-400 मिसाइल लिया तो अमेरिका काफी दबाव बना रहा था कि आप नहीं ले सकते, तो हमने अमेरिका की नहीं सुनी और रूस से S-400 मिसाइल ली। तो ये यहाँ पे दिखाता है कि हमारा देश सॉवरेन है और हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं अपने अनुसार। हमें किसी की दबाव सहने की जरूरत नहीं है और ना ही हमने कभी सहा है। तो इस वर्ड का ये मतलब होता है। अब हम दूसरा वर्ड देख लेते हैं, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट। तो समाजवादी शब्द जो है कि ये रसिया की क्रांति से आई थी। समाजवाद मतलब होता है कि पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। 1976
के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य का वर्चस्व होता है इसमें, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया प्रियम्बल में, और इसका मतलब होता है कि संसाधनों पे राज्य का वर्चस्व होता है। और यह शब्द डीपीएसपी में भी समाजवादी लक्षण मौजूद है। तो इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं कि जो समाजवादी शब्द है वो प्रियम्बल के अलावा कहाँ कहाँ है, तो आपको ये याद रखना काफी जरूरी है। और समाजवाद मतलब बता दूं कि मैं, देश का जो संसाधन होता है उस पे स्टेट मतलब सरकार का नियंत्रण होता है। तो हम पूरी तरह समाजवाद नहीं है। अब ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, साम्यवादी, कम्युनिस्ट, और तीसरा मिक्स होता है, और चौथा होता है पूंजीवादी। तो पूंजीवादी में कैपिटलिस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें सरकार का संसाधनों पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। हमने समाजवादी और कैपिटलिस्ट का जो है मतलब पूंजीवादी, उसका मिला के मिक्स बनाया है दोनों को। कुछ पे राज्य का अधिकार है और कुछ पे नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट एरिया है उस पे राज्य का अधिकार है, और जो इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है उस पे हम इंडिपेंडेंस छोड़ दिए हैं, वो प्राइवेट प्लेयर कुछ भी कर सकते हैं उसमें। और अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो कैपिटलिस्ट की तरफ ये बढ़ रही है, जो कि पूंजीवादी की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है हर एक चीजों का, तो ये होता है। अब ये समाजवादी शब्द और कैपिटलिस्ट ये सब हम अपने इकोनॉमिक्स क्लास में बहुत अच्छे से देखेंगे उसमें, और उसमें बहुत सारे देर तक डिस्कशन हो सकता है इन शब्दों पे। अब तीसरा हम देख लेते हैं इसमें धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर। तो ये तो काफी न्यूज में भी रहता है, हमेशा सेकुलर सेकुलर वर्ड का आप सुनते होंगे न्यूज में, काफी न्यूज में बना रहता है कि ये हमारे देश के सेकुलर के खिलाफ है, हम सेकुलर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। और पहले हम इसमें देख लेते हैं कि ये भी 1976 के संविधान संशोधन मतलब 42वें संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था। तो 42वां संशोधन हुआ था, जो कि मतलब एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उसमें बहुत सारे चीजों में चेंजेस किए गए थे, तो वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए थे, और उसको काफी अच्छे से जानेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है वह राज्य होता है जो धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। तो हम सुने भी होंगे कि हमारे मतलब स्टेट जो है, जो हमारी सरकार है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो सेकुलर देश है। तो जैसे आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान और जो भी मुस्लिम कंट्री होते हैं वो अपने राज्य धर्म को इस्लामिक डिक्लेयर करके रखे हैं कि वो इस्लामिक देश है, लेकिन हम ना हिंदू देश है ना इस्लामिक देश है, हमारे स्टेट का कोई धर्म नहीं, हम धर्म निरपेक्ष हैं। अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, एक होता है पश्चिमी जो वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट है, और एक है भारतीय कॉन्सेप्ट। तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष ऐसा होता है जैसे इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट मानते हैं, राज्य और देश जो होता है उसके बाद धर्म है। धर्म आपका निजी मामला है, धर्म मतलब स्टेट के बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे स्टेट कोई काम कर रही है तो उसमें धर्म का नहीं आना चाहिए, जैसे एग्जाम हो रहा है तो उसमें आप बुर्का पहन के नहीं जा सकते। पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्ष है, बुर्का आपका निजी मामला है, वो आप घर में पहने, लेकिन जब एग्जाम हो रहा है तो ये स्टेट का काम है कि एग्जाम सही से हो सके, तो आपको बुर्का पहन के नहीं जाना है। तो ये पश्चिमी मतलब वेस्टर्न धर्मनिरपेक्ष है, जिसमें इस तरह का धर्मनिरपेक्ष फॉलो किया जाता है। और भारत में है कि देश का तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को एक समान साथ एक जैसा मदद करना। मतलब हम धर्म तो हमारा नहीं है, लेकिन हम सभी धर्म को प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हमारा धर्मनिरपेक्ष ऐसा है। तो आप जैसे देखते होंगे कि जो हमारे पंजाबी भाई लोग हैं वो कृपान लेके चल सकते हैं, हम उनके धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेट्रो में किसी को हथियार लेके जाने का ऑर्डर नहीं है, लेकिन पंजाबी लोग वहां पे कृपान लेके जा सकते हैं, तो हम धर्म को सपोर्ट करते हैं। हर एक धर्म को वैसा दिया है, बुर्का पहन के आप एग्जाम दे सकते हैं। तो हर एक धर्म को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां पे है कि जो राज्य काम करे उसके बीच में उसको धर्म की वजह से दिक्कत ना हो। और हमारे यहाँ है कि हम हर एक धर्म को सपोर्ट करते हैं। अब तीसरा इसमें है कि गणतंत्र रिपब्लिक, इस बात को भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि रिपब्लिक शब्द क्या है। तो इसका मतलब संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत कोई अनुवांशिक शासन नहीं है, बल्कि भारत के लोग हैं। तो रिपब्लिक शब्द का हमने उस टाइम भी यूज किया था जब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम का बात कर रहे थे। तो वहाँ पे जो राजा था मोनार्क, वो वंशानुगत था, लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं उनको पब्लिक द्वारा चुना जाता है। तो रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि कोई शासन अनुवांशिक नहीं होता है, उसको डायरेक्ट पब्लिक द्वारा चुना जाता है। तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को भी देखते हैं आप, जनता इनडायरेक्ट चुनती है, मतलब जनता के प्रतिनिधित्व चुनते हैं जो MP MLA होते हैं, लेकिन इलेक्शन के थ्रू ही चुना जाता है। और जो रिपब्लिक देश नहीं है वहाँ पे हेरोडेटरी होता है शासन, मतलब किंग का बेटा ही किंग बनता है। अब अगले वर्ड पे हम जाते हैं, लोकतंत्र डेमोक्रेसी।
तो लोकतंत्र का बात तो आप काफी दिन मतलब सुनते रहते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी वो हो गई, हमारी डेमोक्रेसी सही नहीं चल रही, न्यूज वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं, न्यूज वाले जागृत नहीं कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है, नागरिक का शासन होता है इसमें। तो आपने वो जो डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन का, जनता द्वारा जनता पे किया गया शासन ही डेमोक्रेसी कहलाता है। इसमें जनता के जो ये मान लीजिए ये पब्लिक है और यही चुनाव द्वारा सरकार को चुनते हैं और जो चाहिए सरकार से फिर मांग करते हैं अपने प्रतिनिधित्व से, मतलब जो भी है उनसे मांग करते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि पब्लिक का शासन, पब्लिक डायरेक्टली आपको चुन के वहां पे बैठाई है और जो जो उसको जरूरत है वो आपसे मांग करेगी तो आपको देना होगा सरकार को। डेमोक्रेसी यही होता है मतलब। अब डेमोक्रेसी में भी बहुत सारी चीजें हैं। लोकतंत्र एक वीडियो मेरा स्पेसिफिक डेमोक्रेसी पे होगा जो जिसमें सारे एस्पेक्ट को मैं कवर करूंगा, डेमोक्रेसी का क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है डेमोक्रेसी। तो अब चलते हैं हम। अभी ये तो बात हो गई कि हमारा स्टेट ऐसा है। अब स्टेट मतलब इतना फ्रीडम स्टेट को रहेगा तो कुछ चीजें हमको दे पाएगा। इस बारे में हम बात कर पाएंगे कि क्या क्या देगा स्टेट हमको। तो न्याय देगा, जस्टिस। अब न्याय में क्या क्या देगा हमें, जाति, धर्म, वर्ग, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब के आधार पे किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी आदमी से, मतलब किसी भी जो नागरिक है हमारा उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा इन सब को लेके। और आर्थिक में हमें देगा संसाधनों का न्यायोचित वितरण, मतलब जो भी स्टेट के पास संसाधन है वो सभी को बराबर दिया जाएगा। ये नहीं कि कुछ ही वर्ग को उससे फायदा पहुंचाया जाएगा और कुछ वर्ग को नहीं पहुंचाया जाएगा। और राजनीतिक में देख लेते हैं, सबको समान राजनीतिक अधिकार होगा। आप देखते ही होंगे कि सबको समान राजनीतिक अधिकार है, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी वोट कर सकते हैं, तो सबको राजनीतिक अधिकार सामान्य है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम। केवल नियंत्रण या आधिपत्य का अभाव नहीं, मतलब केवल ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता मतलब यही है कि बस आप पे कोई नियंत्रण नहीं है या फिर आधिपत्य का अभाव है, ये फ्रीडम नहीं होता है। फ्रीडम मतलब होता है इसमें आपके विचार की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता हो, विश्वास का हो, मतलब कि इसमें आप कोई भी विचार कर सके। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो उसको एक्सप्रेस कर सके, आप खेल के एक्सप्रेस कर सके, कुछ बोल के कर सके या फिर लिख के कर सके। तो वही आप देखते होंगे फ्रीडम के तहत ही हम जो फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो हम कुछ भी जो हमारी विचार है उसको किसी थ्रू से हम अपना व्यक्त कर सकते हैं, लिख के, खेल के, कूद के, गा के, कैसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस पर आपको कोई रोक नहीं। और विश्वास की जो स्वतंत्रता है आपको, मतलब आप कैसे भी विश्वास करिए, आपको किसी रिलीजियस पे विश्वास है तो करिए, अपने हिंदुत्व पे है, हिंदू रिलीजन में विश्वास है तो हिंदू में रिलीजन में करिए, मुस्लिम में है तो मुस्लिम में करिए। अगर आपको कोई रिलीजन में विश्वास नहीं है तो उसमें भी करिए, से सरकार को कोई लेना देना नहीं है, वो आपका निजी मामला है। और उपासना की स्वतंत्रता की आप भूखे रह के, मतलब कुछ जैसे मन हो वैसे अपने धर्म का प्रचार करिए, भूखे रह के करिए, खा के रहिए, तो जैसे करना है वैसे करिए। सकारात्मक संकल्प है ये सब, मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को कि आपकी जो धर्म है उसको बढ़ाइए, जो कल्चर है उसको एक्सटेंड करिए। अब हम देखते हैं समानता, इक्वालिटी। तो समानता में है 14 से 18 जो अनुच्छेद है उसमें भी दिया गया है फंडामेंटल राइट में सबके साथ समान व्यवहार। तो जब हम फंडामेंटल राइट देखेंगे तो उसमें अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, मतलब कि सबके साथ समान व्यवहार करे स्टेट। अगर आपको नौकरी के लिए अवसर दिया जा रहा है तो सबके लिए दिया जाए, ये नहीं कि बस कोई एक ही कम्युनिटी है उसको ही अधिकार दे, किसी और कम्युनिटी को ना दे कि आप इसमें जॉब पा सकते हैं, आप उसमें जॉब नहीं पा सकते, आप यहाँ घूम सकते हैं, वहाँ नहीं घूम सकते, वहाँ रह सकते हैं, किसी स्टेट में नहीं रह सकते। तो सबको समान अवसर हो, अगर हम चाहें तो कहीं बसे, कहीं घूमे, कहीं रहें, इस पे सबको समान अधिकार दिया जाए। अगर मुझे अधिकार नहीं है कहीं जाने का तो बाकी लोगों को भी अधिकार ना दिया जाए। और 9वां देखेंगे बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी। तो इसका मतलब होता है सबसे भाईचारा बना के रखे, और देश और विदेश दोनों से। तो जब हमारे देश में लोगों से भाईचारा होगी तो ये देश को टूटने का खतरा नहीं होगा और हम काफी अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। और विश्वास से ही इकोनॉमी भी ग्रोथ होती है, अगर विश्वास नहीं हो इकोनॉमी में तो देश भी ग्रोथ नहीं करता है। तो हम सबसे भाईचारा बना के रखें, सभी हमारे देश के भाई हैं, और मतलब समझिए पूरा देश ये एक फैमिली है और फैमिली में हमारे सब भाई बहन हैं, तो उनसे हमें भाईचारा बना के रखना होता है और रखना चाहिए। और साथ में विदेश से भी, ताकि कभी जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे वैसा ना हो, हम सबको अपने भाई जैसा, भाई बंधुओं जैसा देखें, ताकि आने वाले दिनों में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और ये प्रभुत्व संपन्न है, तो भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, मतलब कि
हम किसी के दबाव में नहीं। अब हम देख लेते हैं कि जो उद्देशिका के लाभ क्या है, बेनिफिट ऑफ प्रियम्बल। उद्देशिका मतलब कि उद्देशिका ही थी जो कि एग्जेक्टिव रेवोल्यूशन था, उसी को हम बाद में थोड़ा चेंज करके प्रियम्बल बना दिए। तो अब हम इसके लाभ देख लेते हैं यहाँ पे कि इसके लाभ क्या है। सापेक्ष में संपूर्ण संविधान प्लस आदर्शों का परिचय देती है। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि मतलब मूवी का टेलर, तो टेलर को थोड़ी देर में पूरे मूवी का सारांश बता देता है कि मूवी में ये चीज होंगी। तो वैसे ही हमारा प्रियम्बल है, ये पूरे संविधान को बता देता है कि हमारे संविधान में क्या क्या होगी, और उस संविधान में काफी डीपली उसके बाद डिस्कस किया गया है एक एक अनुच्छेद। जैसे समानता है तो हम एक वर्ड में यहाँ पे समानता लिख दिए, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाइएगा तो काफी बड़ा अनुच्छेद ही है 14 से 18 तक समानता के बारे में। और हमारे आदर्शों का परिचय है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके आदर्श इसमें दिखते हैं कि वो क्या चाहते थे, कैसा देश बनाना चाहते थे, वो सब इसमें दिखता है कि हम सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, हमें स्वतंत्रता हो, तो ये सब इसमें दिखता है। हम वैसा नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान या फिर और किसी कंट्री जैसा हमारे देश का कोई धर्म हो, हम सभी धर्म को एक जैसा देखना चाहते थे, इसीलिए हम सॉवरेन बने, सेकुलर बने। और दूसरा इसमें है कि संविधान का उद्देश्य क्या है की जानकारी देता है। तो हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, लोगों को स्वतंत्रता देना, सबको सपोर्ट करना, जो पिछड़ा वर्ग है उनको आरक्षण दिया गया है इसमें, ताकि वो भी आगे बढ़ सके और सबके बराबर में आ सके, और फिर हम एक साथ चले, बराबरी करें सबकी। तो ये सब इसमें दिया गया है। और इसमें तीसरी बात है कि नागरिकों के अधिकार की बात की है। तो यहाँ पे आप देख ही लिए कि नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार दिया गया था। स्वतंत्रता दिया गया है, समानता दिया गया है, न्याय दिया है, जिसमें कि जाति, धर्म, वर्ग, संसाधनों का न्यायोचित वितरण के बारे में बात की गई है, सबको समान राजनीतिक अधिकार। तो इतनी सारी स्वतंत्रता मिली है हमें हमारे अपने विकास के लिए, क्योंकि जब तक लोगों को स्वतंत्रता नहीं होती है लोग विकास नहीं कर पाते हैं। आपको सोचने की स्वतंत्रता नहीं होगी, आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी, कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, यहाँ बसने की स्वतंत्रता नहीं होगी, कहीं जाने की स्वतंत्रता नहीं होगी, कोई व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तो आप खुद डेवलप नहीं हो पाएंगे। और चौथा बात है इसमें हमारी शासन प्रणाली कैसी होगी उसके बारे में पता चलता है यहाँ पे। तो हमारी शासन प्रणाली कैसी होगी, जैसे लोकतंत्र है, सेकुलर है हम, तो ये सब यहाँ से पता चलता है कि हमारी शासन प्रणाली कैसी होगी। लोकतंत्र है तो चुनाव होगा, पब्लिक का शासन होगा, तो ये सब यहाँ से पता चलता है। और पांचवा देख लेते हैं, लोगों के कर्तव्य को बताता है। तो लोगों को कर्तव्य को बताता है कि फ्रेटर्निटी मतलब सबसे भाईचारा बना के हम रखें देश से विदेश से, ताकि कभी हमारा देश ना टूटे और हम काफी अच्छे से विकास वगैरह कर सके, ये भी इसमें बताता है। और इसमें ये है कि न्यायपालिका को फैसला देने में मदद करता है। तो ये जो प्रियम्बल है वो न्यायपालिका को फैसला देने में भी मदद करता है। जब न्यायपालिका कोई दुविधा में होती है तो वो प्रियम्बल से भी देख के कोई फैसला करती है। जैसे काफी सारा आप सुने होंगे बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि हम आगे बात करेंगे, तो उसको भी डिफाइन करने में प्रियम्बल मदद करती है न्यायपालिका की। जैसे कि इक्वालिटी, वो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलर, ये भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें से देख के भी अब हम देख लेते हैं कि आगे प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, इस बारे में हम जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह संविधान का ही भाग है। और बेरुवारी संघ मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं मानी थी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता है कि जो फैसला पहले दे चुकी है उसको चेंज भी कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को उलट दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। और प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, इसमें बताया गया। तो केशवानंद अपने आप में बहुत भारी केस है, उसमें काफी सारे इसी में बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आया था। तो इस केस को हम काफी डीपली देखेंगे अपने आने वाली वीडियो में। जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जैसे कि क्या संविधान में संशोधन हो सकती थी पहले, और क्या डीपीएसपी आगे है या फिर मतलब फंडामेंटल राइट आगे है, तो इन सब में काफी सारी केस हुई। मिनर्वा मिल्स केस आया, केशवानंद भारती, गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, तो ये सब केस को हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्यों ये सब केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और फिर क्या फैसला दी और अभी कैसा है, मतलब संविधान में प्रोविजन इन सब को लेके। तो वो हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। इसमें संशोधन भी हो सकती है, जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन हो सकती है, ये मतलब भी हुआ है। और इसी के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ और 3 शब्द जोड़े गए इसमें, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।
मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये शब्द जोड़ेगा। तो ये सब याद रखने की जरूरत है इसमें आपको। ये आज का हमारा डिस्कशन था। इन सबको हम काफी अच्छे से देखें और हम अपने मतलब जो एग्जाम से रिलेटेड है उसमें काफी चीजों को हम समझ लिए, संशोधन भी देख लिए और उद्देशिका का मतलब जो प्रेम्बल है उसका बेनिफिट क्या है और एक एक शब्द को हम अच्छे से देख लिए। और जो जो इसमें वर्ड था मैंने उसको आपको एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छे से, जो कि आपको समझ आया भी होगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है समझने के लिए इस वर्ड को। ऐसे ही हमारी क्लास होगी जो कि काफी कॉन्सेप्चुअल होगी और काफी सारी चीजों को हम समझते चलेंगे। तो प्रियम्बल का मतलब हमने इसमें समझा और फिर उसका फीचर भी देखा और क्या इसके एडवांटेज है ये भी देखा हमने, और फिर इसमें ये भी देखा कि क्या इसमें संशोधन हो सकती है कि नहीं। तो ये सब भी हम डिस्कस कर लिए इसमें। और मैं आपको बता दूं कि हम इसीलिए लिख के मैं रखता हूँ पहले से किताब कि आपको कम समय में अधिक से अधिक चीजों को बता दूं। तो आप यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो देखेंगे जो कि एक एक वर्ड को लेके पढ़ा रहे हैं। उसका कोई खासा व्यू नहीं है, कोई आपको यूनिवर्सिटी का लेक्चरर नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकालना है। तो आप बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड फोकस रखिए और कम समय में सोचिए कि मैं कितना जल्दी टॉपिकों को और कितना ज्यादा टॉपिक को कवर कर सकूं, ये आपका भी होना चाहिए। और बिल्कुल जो आपका नोट्स होना चाहिए वो लिखा होना चाहिए ताकि आप जब भी रिवीजन करने जाएं तो आपको टाइम ना लगे, क्योंकि आपको बस एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है, काफी सारी चीजें होती हैं। करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। उसमें हिस्ट्री में आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, मिडिएबल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तो एक एक चीजों को आपको पढ़ना है। उसमें साइंस है, साइंस में केमिस्ट्री पढ़िएगा, फिजिक्स पढ़िएगा, बायो पढ़िएगा, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट है, तो साइंस एंड टेक है। हर एक चीजों को आपको पढ़ना है। बस आपको एक पॉलिटी ही नहीं है कि दिन भर आप एक शब्द पे एक एक घंटे का लेक्चर देख रहे हैं। तो आप बस एग्जाम निकालने का टारगेट करिए, आपको कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है। तो ये मेरा व्यू रहता है कि मैं थोड़े से समय में बहुत सारी चीजों को कवर कर लूं और बिल्कुल ये लिखा होना चाहिए ताकि आप जब भी रिवीजन करने जाए तो आपको इजी वे में रिवीजन कर सके इसको। और आप ये समझ लीजिए कि एक बार अगर पॉलिटी कहीं से पढ़ लिए तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं। अगर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है तो फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ये समझ लीजिए यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एक बार आप उसको अच्छे से एक सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, किताब से या फिर वीडियो देख के उस नोट्स को अपने पास रख लीजिए और उसको n नंबर ऑफ टाइम उसको रिवीजन करिए। और कोई भी ऐसा टीचर या फिर बुक नहीं है कि जो हर एक चीजों को कवर कर ले, कुछ ना कुछ उसमें आपका छूटेगा, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको 65-70% नंबर लाने होते हैं, ये नहीं कि 100 में 100 नंबर लाना होता है। तो आप एग्जाम को देख के टारगेट करिए, ये नहीं कि इस प्लेलिस्ट को देख रहे थे हम, उसमें एक टॉपिक छूट गया तो अब ये प्लेलिस्ट मेरे लिए सही नहीं है। उस प्लेलिस्ट को देखिए लेकिन उस टॉपिक को जो आपका छूट गया है वो अलग से इसमें ऐड कर लीजिए। ऐसे आप चलिए तो आपको काफी सारी कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। बस आप इसको रिवीजन करते चलिए और हो सके तो इसको हाथ से लिखने का कोशिश करिए एक बार अपने कॉपी पे, तो पक्का याद होगा ये। क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीजें याद होती हैं आपको, डिस्कशन से उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन लिखिएगा आप तो काफी अच्छे से ये क्लियर होगा टॉपिक। ओके गाइस, थैंक यू।